हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स टॉपिक में इलास्टिसिटी पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हमने कुछ बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं, जैसे कि हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग एंड स्कोप अपनी फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। सेकेंड यूनिट में हमने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, इन सारे टॉपिक्स को कवर किया है। थर्ड वीडियो में हमने एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज यानी कि चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वाले टॉपिक को कंप्लीट किया है। आज के इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी को कवर करेंगे। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, जाके ज़रूर देखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं आज का कोट। आज का कोट क्या कहता है? यू डोंट हैव टू बी एक्सट्रीम, जस्ट कंसिस्टेंट। क्या कह रहा है कि आपको ना कुछ एक्सट्रीम नहीं करना है या फिर कुछ एक्सट्रीम बनना नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। यानी कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं अपने बड़े गोल को अचीव करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी का सिंपल सा क्या मतलब है? छोटे छोटे स्टेप्स टू अचीव योर गोल्स। यानी कि डेली आप उस एक्टिविटी को करें जो आपके गोल के और ज्यादा करीब आपको लेकर आ रही है। ठीक है, तो बी कंसिस्टेंट और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हमारा आज का टॉपिक है। तो मीनिंग से पढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों ने डिमांड का मीनिंग पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है, मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और अगर आप प्राइस को डिक्रीज करते हैं तो डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाती है। अदर थिंग्स कांस्टेंट, है ना? ये चीजें हमने पढ़ी थी। ये तो कहता है लॉ ऑफ डिमांड। हमने सिंपल सी बात कर ली इंक्रीज और डिक्रीज की। बट क्वेश्चन आता है कि हाउ मच, यानी कि कितना इंक्रीज और डिक्रीज करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसका आंसर कौन देगा हमें? इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। हमने डिमांड के बहुत सारे वेरिएबल्स यानी कि बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। तो अगर हम उनमें से किसी एक डिटर्मिनेंट को चेंज कर दें तो उसका इम्पैक्ट जो क्वांटिटी डिमांड पे पड़ेगा, जो रिस्पॉन्ड क्वांटिटी डिमांड करेगा, उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी को ज़्यादा अच्छे समझने के लिए आप क्या करें, इलास्टिसिटी को सिंपल समझिए। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। ठीक है, इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? चेंज, कि डिमांड में कितना चेंज आया। ओके, अगर हम इसे और अच्छे से करें तो हम कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल। यानी कि मैं इसे कह सकती हूँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ले लेते हैं, कि प्राइस की परसेंटेज में जितना चेंज आया उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या चेंज आया। दैट इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस के अलावा और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका इनकम हो सकता है और आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलास्टिसिटी भी होती है। ठीक है, ये देखिए कुछ यहाँ पे बता रखे हैं, इस तरीके से ये वेरिएबल्स है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहा है? प्राइस ऑफ रेडियो फॉल्स फ्रॉम 500 टू 400 पर यूनिट। P1 कितना है हमारा? 500। P0 मान लेते हैं इसको ओल्ड, और P1 कितना है आपका? 400। तो प्राइस क्या हो गए? फॉल, डिक्रीज हो गए। उससे क्या हुआ? डिमांड 100 से 150 हो गई। यानी कि जब P0 था तो D0 कितना था? 100, और जब P1 था तो D1 कितना हो गया? 150। ठीक है, तो कितना चेंज आया यहाँ पर? यहाँ पर चेंज आया 100 का, और यहाँ कितना चेंज आया? 50 का। ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं करेंगे आप इसे किस तरीके से करेंगे? आप निकालेंगे परसेंटेज। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज कैसे निकलता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। हम निकालते हैं न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो नया है कितना है? 4। ओल्ड कितना था? 500। तो कितना हो गया? ये 100 का चेंज आया। ठीक है, और ओल्ड कितना है आपका? 500। तो डिवाइड बाय 500, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 20%। ठीक है, तो ये 20% का चेंज आया आपकी प्राइस में। तो प्राइस में 20% का चेंज आया,
उससे डिमांड पे क्या असर पड़ा, डिमांड पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 50, तो डिमांड इंक्रीज हो गई, यानी कि पहले थी 100 अब हो गई 50, तो चेंज कितने का आया 50, ओल्ड ओल्ड कितनी थी 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर क्या आ जाएगा आपका 50%। इसका मतलब कितने का चेंज आया आपका, आपका जो चेंज आया यानी कि जो आपकी इलास्टिसिटी आई वो कितनी आई 2.5%। और हमेशा इलास्टिसिटी के बाहर ना आप नेगेटिव का साइन लगाएंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसी वजह से जब भी हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा आंसर के साथ एक नेगेटिव वैल्यू आती है, यानी कि माइनस का साइन आप लगाते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद ना टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पे 3 तरीके की इलास्टिसिटी है जो हम प्राइस के बेस पे देखते हैं, फिर है क्रॉस और फिर है इनकम। एक एक करके से पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी, जो हमने पीछे एग्जांपल में देखा, सिंपली जो रिस्पांस आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, जो रिस्पांस आ रहा है आपके क्वांटिटी डिमांडेड में, वो किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से। ठीक है, जब प्राइस की वजह से आपकी डिमांड में चेंज आता है उसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये देखिए ये रहा फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज आने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये रहा इसका एक एग्जांपल, आप इसको रेफर कर सकते हो। देखिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसके भी फर्दर कुछ टाइप्स हैं, यानी कि एक तरह से 5 डिग्रीज है हमारे पास। ठीक है, 5 डिग्रीज है जिनको हमें पढ़ना है। सो 5 डिग्रीज में सबसे पहले आती है परफेक्टली इलास्टिक। देखिए परफेक्टली का मतलब क्या, परफेक्ट है कोई चीज, एकदम परफेक्ट है। इलास्टिक यानी कि चेंज, परफेक्ट चेंज आ रहा है आपके डिमांड में। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि आप प्राइस में, देखिए प्राइस में आप हल्का सा चेंज करेंगे ना आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या कह रहा है ये कि प्राइस में आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा, पर जो डिमांड है आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, जब लिटिल चेंज इन प्राइस लेट्स टू इन्फिनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, उससे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। देखिए ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट होता है ना, इन्फिनाइट होता है, और यहाँ पर इन्फिनाइट कैसा बना है, लेटा हुआ बना है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से, ये इसको थोड़ा आप अच्छे से बना लीजिएगा, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, या फिर आप किसी इसे कह सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनलास्टिक, देखिए इलास्टिक का मतलब चेंज है, तो इनलास्टिक का मतलब नो चेंज, यानी कि आप प्राइस में कितना भी ऊपर नीचे कर ले आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्राइस और फॉल इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स द सेम, यानी कि इलास्टिसिटी क्या है, जीरो। अब जीरो ऐसे बनता है इस तरीके से, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, वन। वन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि जब आप सेम प्रोपोर्शन से चेंज देखते हैं, सेम प्रोपोर्शन से, when a given proportionate change in the price level brings about an equal proportionate change in quantity demand। सपोज कीजिए आपके प्राइस में 50 का चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड में भी 50 का ही चेंज हुआ, तो 50/50, तो इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 1। ठीक है, और इस तरीके से इसका क्या बनेगा, डिमांड कर्व बनेगा, नॉर्मल। ओके, चलिए फिर है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली का देखो, रिलेटिव का मतलब हल्का हल्का सा पास है ना, नियर बाय। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या कहती है कि ऐसी सिचुएशन जहां पर आप प्राइस में थोड़ा सा चेंज करते हैं लेकिन क्वांटिटी डिमांड में ना ज्यादा चेंज आ जाता है। इलास्टिक का मतलब चेंज आ रहा है। ठीक है, स्मॉल चेंज इन प्राइस, स्मॉल चेंज इन प्राइस लेड टू बिग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये देखिए आपने प्राइस में स्मॉल चेंज किया लेकिन जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो इसे क्या कहते हैं आप, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट आता है रिलेटिवली इनलास्टिक, यानी कि चेंज नहीं आ रहा है, कम चेंज आ रहा है, जितना आना चाहिए था उससे कम चेंज आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि चेंज इन प्राइस, आपने प्राइस में चेंज किया लेकिन जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें लेस परसेंटेज का चेंज आया।
ठीक है, देखिए प्राइस में आपने इतना ज्यादा चेंज किया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में से थोड़ा सा ही चेंज आया, तो इसे क्या कहेंगे हम, ईडी इज लेस देन 1। सिंपल, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए सारे के सारे ग्राफ्स को एक साथ बताया गया, ये क्या है आपका, ईडी इज इक्वल्स टू 0, ईडी इज लेस देन 1, ईडी इज इक्वल्स टू 1, ईडी इज ग्रेटर 1 एंड ईडी इज इन्फिनाइट। तो ईडी इज इन्फिनाइट में क्या होता है आपका, परफेक्टली इलास्टिक। ईडी 0 में क्या होगा आपका, परफेक्टली इनइलास्टिक। ईडी 1 में क्या होगा आपका, यूनिटरी। लेस देन 1 में क्या होगा आपका, लेस देन 1 में क्या होगा, रिलेटिव इनइलास्टिक। और ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, रिलेटिव इलास्टिक। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है आपका एक सारे के सारा जो ग्राफ है उसको एक चार्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये देखिए इसका एक समरी चार्ट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि ईडी इन्फिनाइट कब होता है, 0, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 एंड 1, ये कब होता है, इसका सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप इसको एक बार रेफर कर लीजिएगा। अब जो प्राइस इलास्टिसिटी है ना, इसके मेथड्स है। क्या मेथड है, पहला है परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखिए ऑलरेडी परसेंटेज मेथड हम कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस के प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम देखते हैं पॉइंट मेथड। सो पॉइंट मेथड, आर्क मेथड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ आप इसको समझ लीजिए कि हम, ये एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि प्राइस की इलास्टिसिटी क्या होगी। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, LU। ठीक है, इस तरीके से, बस और कुछ नहीं है इसमें। आर्क डिमांड में क्या होता है, इसमें हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, किसी भी डिमांड कर्व में 2 पॉइंट्स लेते हैं, उसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी चेक करते हैं, इसे कहते हैं हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं ना, 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, तो 2 पॉइंट्स में हम क्या लेते हैं, एवरेज। ठीक है, ए फॉर आर्क, ए फॉर एवरेज, इसमें एवरेज लिया जाता है। तो जितना भी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आए डिवाइड बाय एवरेज, और जितना प्राइस में चेंज आया डिवाइड बाय एवरेज। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी आर्क मेथड से इलास्टिसिटी निकल जाएगी। बेसिकली पॉइंट मेथड और आर्क मेथड को कहीं भी पूछा नहीं जाता है, मेनली आपके 2 मेथड इंपॉर्टेंट है प्राइस इलास्टिसिटी में, एक है परसेंटेज मेथड, दूसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ये है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड किसने दिया था, ये भी मार्शल ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने में। According to this method, elasticity of demand can be measured by considering the change in price and the subsequent change in the total quantity of goods purchased and total amount of money spent. अब total amount of money spent आपको कैसे पता चलता है, जितना भी प्राइस है मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांड। भाई आप 5 kg शुगर लेकर आए हैं, ठीक है, 1 kg शुगर का प्राइस है 30 रुपीज पर kg, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 150, है ना, ये आपका टोटल आउटले हो गया। तो इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अब इस एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया ड्यू टू प्राइस, इसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, और इसे हम कंपेयर करते हैं। तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज आती है। पहला, फॉल इन प्राइस, द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, और विद द राइज इन प्राइस द टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स। पहली क्या सिचुएशन आती है कि अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है। तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स, इनवर्स है। तो इनवर्स है हमारा, है ना, कुछ हमारे फेवर में नहीं जा रहा, यानी कि मेरे अपोजिट कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 1। अब बोला है इफ विद राइज और फॉल इन द प्राइस द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। अगर मैं प्राइस को चाहे बढ़ा रही हूँ चाहे घटा रही हूँ, इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो है मेरा वो क्या है, सेम है, एक्सपेंडिचर बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो चेंज ही नहीं आ रहा तो ईडी कितना हो जाएगा, सिंपल सा 1, है ना। अगर हम प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, सॉरी, अगर हम प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है, और अगर हम प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा है आपका, पॉजिटिव रिलेशन। तो इस केस में क्या होता है, जो आपकी इलास्टिसिटी होती है दैट वुड बी लेस देन 1। ईडी क्या हो जाएगा आपका, ईडी वुड बी लेस देन 1। ठीक है, सिंपल। ये देखिए, ये एग्जांपल देखिए कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन आपने क्वांटिटी डिमांड नहीं देखना, हमें एक्सपेंडिचर देखना है। ठीक है, प्राइस आपकी डिक्रीज हुई और
एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स उल्टा, तो ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस आपका फॉल हो रहा है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक्सपेंडिचर पे, तो ईडी इज इक्वल्स टू 1। अब प्राइस आपका अभी भी फॉल हो रहा है लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर है वो भी फॉल हो रहा है, तो सेम रिलेशन, ईडी वुड बी, ईडी जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ठीक है, ये एक और चार्ट है इस तरीके से। ये क्वेश्चन एनटी ने बहुत बार पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट इनकम इलास्टिसिटी, की इनकम की चेंज होने की वजह से आपके डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम की चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया। ठीक है, इफ अ पर्सन एक्सपीरियंस 20% इंक्रीज इन इनकम, अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी 20% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, 1। तो जब हम इनकम के रिस्पेक्टिव में अपने क्वांटिटी डिमांड को एनालाइज करते हैं, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये 3 तरीके की होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है, नेगेटिव इलास्टिसिटी कब होती है, जब इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं, यानी कि मेरी इनकम बढ़ रही है तो क्या मैं चीप गुड्स को प्रेफर करूंगी, नहीं करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इलास्टिसिटी का क्या होता है, मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगी, लग्जरी गुड्स को और ज्यादा खरीदूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। जीरो मतलब कि जहां पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे आप अगर आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, तो क्या आपके उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, इस बार मैं ज्यादा पे कर देता हूँ। क्या आपके वाटर सप्लाई पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी चीजों में हम क्या कहते हैं कि जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें भी आप पॉजिटिव में आप 3 चीजें ले सकते हैं, यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब जब सेम चेंज आ रहा है, इनकम में भी उतना ही चेंज आ रहा है और साथ ही साथ आपकी क्वांटिटी डिमांड में भी उतना ही चेंज आ रहा है। मोर देन यूनिटरी मतलब कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन आपकी डिमांड में ज्यादा चेंज आ गया। लेस देन यूनिटरी यानी कि प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हुआ और आपकी जो डिमांड है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, बहुत कम चेंज आया, तो लेस देन यूनिटरी, इस तरीके से। नेगेटिव मैंने आपको बता दिया, ऐसी सिचुएशन जहां पर कॉमोडिटी डिक्रीजेस विद अ राइज इन इनकम। फॉर एग्जांपल अगर आपको बाजरा का जो डिमांड है अब वो डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, तो आप क्या कहते हैं, अच्छे गुड्स को प्रेफर करेंगे ना कि लो गुड्स को। नेक्स्ट इज जीरो इलास्टिसिटी, मैंने बता दिया जिस चीज पे आपका पावर, आपका कंट्रोल नहीं है, दैट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर इनकम इलास्टिसिटी का देखिए इस तरीके से सारे ग्राफ मैंने बता दिए हैं, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है एक प्रोडक्ट के प्राइस में आप चेंज करते हैं और उससे दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे फर्क पड़ता है। प्राइस ऑफ अदर राइजेस और फॉल्स रिलेटिवली चेंज इन डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मैं कहूँ टी की मैं बात करूँ, टी और कॉफी एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया था, टी और कॉफी की बात कर रही हूँ, अगर टी के प्राइसेस जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाए बहुत ज्यादा, तो अब मैं टी नहीं प्रीफर करूंगी, मैं कॉफी ले लूंगी, तो कॉफी की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। एक प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने घटने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ता है, दैट इज नोन एज आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आप देखिए, प्राइस वाई यानी कि वाई गुड का, वाई कॉमोडिटी का जो प्राइस है उसमें चेंज आया और उसकी वजह से आप गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज देख रहे हैं, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 3 तरीके के गुड्स आते हैं। पहला आता है सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब अगर मैं टी नहीं ले रही तो मैं कॉफी ले लूंगी। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट गुड्स मैंने पीछे एग्जांपल दिया टी कॉफी, तो वहां पे हमने देखा ना रिलेशन कैसा था, पॉजिटिव। क्यों, दोनों एक ही साथ इंक्रीज हो रहे थे। अगर मैं टी का कंजम्पशन बंद करना चाहती हूँ क्योंकि टी के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो मैं क्वांटिटी डिमांड किसकी बढ़ा दूंगी, कॉफी की। ठीक है, वही कॉम्प्लीमेंट गुड में क्या होता है, नेगेटिव। भाई अगर पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो क्या मैं कार की डिमांड करूंगी, नहीं करूंगी, तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स, तो दैट इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अनरिलेटेड गुड्स, अनरिलेटेड गुड्स जिन गुड्स का कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, मैं कंपेयर करूं पेट्रोल के प्राइसेस को, मैं कंपेयर करूं एक पेन से, तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे गुड्स जो अनरिलेटेड हैं, जो आपस में कोई कनेक्शन नहीं रखते, वो कहलाते हैं हमारे अनरिलेटेड गुड्स, और इनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, जीरो। ठीक है, ये देखिए ग्राफ है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का ग्राफ ऐसा बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, और क्योंकि जीरो है, अभी हमने पढ़ा जीरो कैसे होता है, ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में ना खड़ा है, तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इलास्टिसिटी टॉपिक कंप्लीट होता है।
आई होप आपको इलास्टिसिटी कंप्लीट और क्लियर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट कीजिए। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऑलरेडी गिवन है। तो अच्छे से पढ़िए, कंसिस्टेंस रहिए और हमेशा चीज़ों को छोटे छोटे स्टेप्स के साथ स्टार्ट कीजिए और हमेशा कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, कीप स्टडिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।